नमस्कार दोस्तों, टीचिंग भी शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सी टेट 14 दिसंबर 2024 विज्ञान एक एक तराशा हुआ प्रश्न है। 100% परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन भैया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। कह रहा है चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। ऑप्शन ए निस्यंदन, ऑप्शन बी निस्तारण, ऑप्शन सी अवसादन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो भाई निस्यंदन से भी चौक और पानी को अलग कर सकते हैं, निस्तारण से भी कर सकते हैं, अवसादन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऊर्ध्वपातन से नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है। कागज के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना, पटाखे छोड़ना। अब पटाखे जब छोड़ेंगे भैया, पटाखे जब फोड़ेंगे तो क्या पुनः उसी स्थिति में वापस आ सकता है? नहीं आएगा। तो ये तो भाई केमिकल चेंज हो जाएगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी का उबलना, भोजन पकाना, लोहे को जंग लगना। अब लोहे पर जब जंग लग जाएगी भैया तो क्या लोहा पुनः उसी स्थिति में वापस आ सकता है? नहीं, तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा। कागज जलाना, दूध का दही जमाना और कांच टूटना। अब कागज जला देंगे, क्या जला हुआ कागज वापस कागज बन सकता है? नहीं बनेगा भैया। तो ये केमिकल चेंज है। कांच टूटना, गेहूं पीसना और पानी उबालना, ये पुनः उसी स्थिति में वापस आ सकते हैं। तो ये होते हैं भाई भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक लेजर टॉर्च से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया है। एक प्रिज्म पर, एक कांच की स्लेब पर, ए और बी में कौन सी परिघटना होगी। तो भाई एक प्रिज्म पर डाला गया है और एक कांच की स्लेब पर डाला गया है। ए प्रकीर्णन, बी अपवर्तन होगा। ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन होगा। और ए प्रकीर्णन और बी प्रकीर्णन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। ए अपवर्तन और बी भी अपवर्तन होगा, रिफ्लेक्स मारेगी किरण। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें भाई। निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती, वह संकुचन द्वारा प्रसार से चलता है। केचुआ है, सर्प है, केकड़ा है, चींटी है। तो कौन हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का करेक्ट जवाब है केचुआ। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है और जमीन को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। आइए, एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है? घटपर्णी, पिचर प्लांट, सेवाल, अमरवेल, कुस्कुटा या कवक। कस्कुटा भी आ जाता लिखा हुआ, अमरवेल ना आए तो भैया ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो कौन हो जाएगा? घटपर्णी पिचर प्लांट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, घटपर्णी पौधा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे संबंध क्या कहलाता है? जीवाणु के साथ पौधे का संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध, परजीवी संबंध, परपोषी संबंध और कीटाहारी संबंध। तो ये से कहते हैं भाई सहजीवी संबंध। जो एक जीव बिना दूसरे जीव को कोई नुकसान पहुंचाए हुए नुकसान ना पहुंचाए तो उसे कहते हैं सहजीविता का संबंध, सहजीवी संबंध। जैसे भैंस की पीठ पर अगर बगुला बैठता है तो बगुला उसके कीटों को खाता है और भैंस को आनंद आता है। तो ये भी क्या है? एक दूसरे के बीच में सहजीविता का संबंध कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सहजीवी संबंध भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है? सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है, पपीता है। तो एकलिंगी पुष्प की बात पूछ रहा है भैया। एकलिंगी पुष्प कौन सा होगा ये आपको बताना है। हो जाएगा पपीता। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पपीता हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है? मदार आक के द्वारा, सूर्यमुखी और ड्रिमस्टिक, स्वांजना की फली या जैंथेनियम। तो भाई कौन सा बीज है जो प्रायः वायु द्वारा नहीं छितराया जाता? उसे कहते हैं भाई सूरजमुखी, यानी कि सूर्यमुखी, सनफ्लावर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा हुआ है? परिसंचरण से, उत्सर्जन से, जनन से या शोषण से। तो डायलिसिस का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इमिशन से हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, उत्सर्जन भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के
प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है। फेनोप्थिलीन लिटमस पेपर, लिटमस हल्दी, गुड़हल मेथिल ऑरेंज, हल्दी, फेनोप्थिलीन क्या होता है भाई? जो अम्ल क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है उसे कहते हैं लिटमस हल्दी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, लिटमस हल्दी भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है मानवों में एक्स जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब वाई अंडे जेड शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। समरूप 1-1, समरूप 2-1-1, भ्रांतीय भ्रातृय 1-1 और भ्रातृय 1-2। तो क्या होती है भैया? तो ये क्या होती हैं? सही जवाब आपको बताना है। समरूप 1-1 होते हैं, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपको दो थैले दिए गए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा सकरी पट्टी का है। दिए गए पुस्तकें वहन करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे, किसका उपयोग करना चाहेंगे? ए ऑप्शन चौड़ी पट्टी का थैला, क्योंकि बल का विस्तार एक बृहद क्षेत्रफल पर है। बी ऑप्शन चौड़ी पट्टी का थैला क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल निम्न है। सी ऑप्शन सकरी पट्टी का थैला क्योंकि बल का विस्तार एक छोटे क्षेत्रफल पर है। डी ऑप्शन सकरी पट्टी का थैला क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि चौड़ी पट्टी का थैला क्योंकि बल प्रति इकाई का क्षेत्रफल निम्न है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई। आइए अगला क्वेश्चन। दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, दूरी समय ग्राफ एक रेखा है। ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ये एक समान गति है, ये असमान गति है, एक समान गति या विराम अवस्था में है, वस्तु विराम अवस्था में है। तो ग्राफ पेपर की बात पूछ रहा है, दूरी समय ग्राफ की बात पूछ रहा है। दूरी समय ग्राफ की बात करें तो ये एक समान गति है और वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है, जो सी ऑप्शन के अंदर बताया गया भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आइए देखते हैं कैसे। अति झुके अक्ष पर घूर्णन करता है कौन सा भैया? तो यूरेनस करता है। कौन सा ग्रह करता है? यूरेनस। ठंडा और हवादार कौन है भैया? तो वरुण ग्रह है, ठंडा और हवादार। चांद जैसी प्रवस्थाएं दर्शाता है कौन? शुक्र ग्रह। और इसे क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को भैया पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। घनत्व निम्न होता है किसका भाई? तो ये शनि ग्रह का घनत्व निम्न होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। एक्स और वाई क्या है? तो एक्स जो एक विटामिन है और उसके अवशोषण के लिए क्या है? तो एक्स कौन सा विटामिन है? विटामिन बी कैल्शियम, विटामिन सी आयरन, विटामिन ए कैल्शियम और विटामिन ए आयरन। तो क्या है भैया? तो ये विटामिन सी आयरन है। हाँ जी है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन सी आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रतिभाशील विद्यार्थियों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे कम वांछनीय है? मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन, शैक्षिक संवर्धन क्रियाकलाप, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र परियोजना, विस्तृत परिप्रेक्ष्य की व्याख्या हेतु अवसर। तो क्या भैया? मानकीकृत ना हो भाई, मानकीकृत पाठ्यचर्या आकलन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, क्योंकि सबसे कम पूछ रहा है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडप्रजक पशुओं का समुच्चय है? बिच्छू सर्प चूहा, मेढक सर्प मुर्गी और चूहा बिच्छू पेंगुइन और पेंगुइन मेढक कंगारू। अब बताएं भाई, अंडे वाले बताने हैं तो भैया चूहा नहीं होगा, पेंगुइन कंगारू नहीं होगा, तो मेढक सर्प मुर्गी हो जाएगा। हाँ जी, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्व बल के संदर्भ में सही है? गुरुत्व बल की बात पूछ रहा है, तो कौन सा कथन हो जाएगा? ये एक असंपर्क बल है, ये आकर्षक एवं प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है, ये एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास है, ये एक शक्तिशाली बल है। तो क्या भैया? तो ये एक असंपर्क बल है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, असंपर्क बल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो भाई जरा देखें। एक धातु जो कमरे के ताप पर तन्य नहीं है तो उसे कहते हैं भाई जिंक। क्या कहते हैं उसे? जिंक। क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। एक धातु जो विद्युत की सुचालक है उसे कहते हैं ग्रेफाइट। उसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। एक धातु जो मुलायम है और चाकू द्वारा काटी जा सकती है तो वो कौन सी है? सोडियम। कौन सी है? सोडियम धातु है। एक धातु जो वायु के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाती है तो वो फास्फोरस। कौन सी है? फास्फोरस। एक चमकने वाली धातु है तो वो है आयोडीन। कौन सी है? आयोडीन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है, उस पर कार्य करने वाले बलों की पहचान कीजिए। भाई ऊपर हवा में जब फेंकेंगे गेंद को तो उसमें कौन कौन से बल काम करेंगे ये आपको बताना है। तो कौन सा? केवल गुरुत्व बल करेगा, गुरुत्व बल तथा वायु का प्रतिरोधक बल,
या गुरुत्व बल, वायु का प्रतिरोधक बल तथा गेंद फेंकने वाले व्यक्ति द्वारा लगाया गया प्रणोदन बल, और केवल वायु का, केवल वाला तो होगा ही नहीं। अब कौन सा बल काम करेगा? गुरुत्व बल काम करेगा, लेकिन जो गेंद फेंकेगा उसका जो प्रणोदन बल होता है वो भी काम करेगा, जो सी ऑप्शन में बताया गया है करेक्ट जवाब है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो प्रकृति से अम्लीय है? अम्लीय प्रकृति के कौन कौन से हैं ये आपको बताना भैया। तो कौन से हो जाएंगे? सिरका, नींबू का रस, अमास्य रस, दही, और बेकिंग सोडा, अमास्य रस, शैम्पू और टूथपेस्ट, और कैलेमाइन लोशन, नींबू का रस, सिरका, टूथपेस्ट होता है ये, दही, बेकिंग सोडा, अमास्य रस और शैम्पू। तो भैया क्या हो जाएगा? जो समुच्चय जो प्रकृति अम्लीय प्रकृति का है वो सिरका, नींबू का रस, अमास्य रस और दही हो जाएगा मेरे भैया। तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक खुली किताब परीक्षा के लिए किस प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तावित नहीं किया जाएगा? एक खुली किताब परीक्षा के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रस्तावित नहीं किया जाएगा? अपरिचित परिस्थितियों में सैद्धांतिक नियमों का उपयोग करना, मानक सूत्रों के लंबे व्युत्पन्न करना, खुले अंत वाले प्रश्न करना, या नवीन समस्याओं को हल करना। तो कौन से प्रश्नों की बात कर रहा है भैया? तो कौन से सूत्रों की बात कर रहा है? सूत्रों के लंबे व्युत्पन्न वाले प्रश्नों की बात कर रहा है, जो मानक वाले होते हैं। नहीं पूछ रहा ना मानक की बात है, गलत निगेटिव टैग वर्ड्स है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर सामूहिक विचार विमर्श का संचालन करने का लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? किसी विषय का एक बहुपरिप्रेक्ष्य मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें। बी ऑप्शन छात्रों में प्रमाण आधारित बहस की आदत का विकास करना। सी ऑप्शन सभी छात्रों को मुद्दों के स्पष्ट रूप से परिभाषित सही समाधान की ओर ले जाना। और डी ऑप्शन विज्ञान के सामाजिक संदर्भ का प्रदर्शन करना। तो सही जवाब इसका बताना है। सही जवाब हो जाएगा सभी छात्रों को, यानी कि सभी छात्रों को मुद्दों का स्पष्ट रूप से परिभाषित सही समाधान की ओर ले जाना। तो ये लक्ष्य नहीं होगा भैया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उत्प्लावक बल के संप्रत्यक का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? उत्प्लावक बल के बारे में पूछ रहा है भाई। तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? ए ऑप्शन उत्प्लावक बल की परिभाषा व्यक्त करना, आर्किमिडीज के सिद्धांत के सार की व्याख्या करना। ना व्याख्या करेंगे नहीं परिभाषा देंगे भाई। सी ऑप्शन छात्रों को पकड़ने एवं फेंकने के क्रियाकलापों में लगाना। ये भी नहीं, पकड़ना खेलना नहीं है भाई। डी ऑप्शन छात्रों को तैरने, क्योंकि उत्प्लावक बल तैरने की बात कर रहा है भाई, तथा डूबने के क्रियाकलापों में लगाना। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कैसे भाई? छात्रों को तैरने की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से क्या एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है? तना कौन सा है? कौन सा? अदरक, हल्दी, आलू, शकरकंद, गाजर, सलजम, सलजम, शकरकंद। तो बताएं भाई कौन सा हो जाएगा? तो अदरक हल्दी हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। आलू भी होता है इसमें भाई। तो अदरक, हल्दी और आलू ये तने हैं भाई। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कौन से ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं? कौन से ईंधन है जो ज्वाला सहित जलते हैं? वे जो ठोस हैं और जिनका ऊष्मीय मान अधिक है। बी वे जो वाष्पशील है या जिनमें वाष्पशील पदार्थ है। सी वे जो द्रव है और जिनका ऊष्मीय मान अधिक है। और डी वे जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन है। सही जवाब इसका बताना है। तो कौन से है भाई? जो वाष्पशील है। जो क्या भैया? जो वाष्पशील है या जिनमें वाष्पशील पदार्थ है वो क्या है? ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोगों का एक युग्म है? विषाणु जनित युग्म कौन सा है भाई? क्षय रोग, खसरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस ए और खसरा और हैजा। कौन सा विषाणु जनित रोग ये आपको बताना है। तो भाई कौन सा हो जाएगा? पोलियो और हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 गिलासों में जल का समान आयतन है और दोनों 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हैं। दोनों गिलासों को एक बड़े जार में खाली किया गया है। स्थानांतरण के तुरंत बाद आप जार में जल के तापमान के विषय में क्या कह सकते हैं? मान लीजिए कि स्थानांतरण के दौरान दोनों गिलासों में जल का तापमान स्थिर है। तो किसकी बात कर रहा है? ए 70 डिग्री सेल्सियस होगा। बी 35 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस के बीच कहीं होगा। सी 27 डिग्री सेल्सियस होगा। और डी 35 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 35 डिग्री की बात कर रहा है, समान आयतन की बात कर रहा है, तो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। जी होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
समतल दर्पण के समक्ष एक लकड़ी के खड़े होने यानी सॉरी समतल दर्पण के समक्ष एक लड़की के खड़े होने स्थान एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13 मीटर है। कितनी मीटर है भाई? 13 मीटर है। एवं दर्पण की ओर 3 मीटर पास जाती है। तो 3 मीटर उसका, तो 3 मीटर उसके पास जाती है, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी बताइए। तो भाई 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 20, 7, 16 या 10, तो 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जे मंडल नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी कोई निश्चित परिधि सीमाएं नहीं है। बी, इन क्षेत्रों में पर्यटन की अनुमति नहीं है। सी, इन क्षेत्रों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करता है। और डी, ये एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो उनकी कोई निश्चित परिधि या सीमा नहीं है, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कक्षा 6 में बल का संप्रत्य प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से क्या एक सर्वाधिक उपयुक्त योजना है? बल को एक मात्रा के रूप में परिभाषित कीजिए जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो। बी, बल एक त्वरण के माध्यम के संबंध को समझाइए। और सी, दर्शाइए कि प्रत्येक क्रिया की समान एक उल्टी प्रतिक्रिया होती है। और डी, विद्यार्थी छात्रों को विभिन्न धक्का एवं खींच क्रियाकलापों में व्यस्त रखिए। तो सही जवाब इसका भाई, अब हमको व्यस्त नहीं रखना है किसी को, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? विज्ञान के शिक्षण में प्रयोगशाला के क्रियाकलाप कौन से अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? वे विद्यार्थियों के लिए अधिगम की प्रक्रिया को आनंददायी बनाते हैं। और बी, वे विद्यार्थियों को ऊंचे अंक प्राप्त करने और चिंता दूर करने की अनुमति देते हैं। और सी, विद्यार्थियों की सैद्धांतिक संपत्तियों की प्रयोगशाला कार्य से संबंध बनाने में सहायता करते हैं। और डी, वे विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखने के लिए मान का शिक्षण करते हैं। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की सैद्धांतिक संपत्तियों की प्रयोगशाला और कार्य से संबंध बनाने की बात करेगा भाई, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में फसल में विविधता के बावजूद फसलों के 2 बड़े स्वरूपों की पहचान कीजिए जो फसलें नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं। तो कौन सी फसलों की बात कर रहा है भैया? रबी गेहूं सरसों, खरीफ गेहूं चावल धान, रबी धान सरसों, और खरीफ और कपास और सोयाबीन। अब जरा बताएं भैया, क्या भाई गेहूं खरीफ है? नहीं होगा भैया। और अगर हम बात करें धान रबी है, नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? रबी गेहूं सरसों हो जाएगा। इसकी बात कर रहा है क्योंकि ये नवंबर में बोई जाती है भैया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है? चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, चौक भी है, संगमरमर है, लेकिन बिना बुझा चूना नहीं होता, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैसों के द्रव्यीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सहायक होगी? द्रव्यीकरण की बात कर रहा है भैया। तापमान में वृद्धि और दाब में ह्रास, तापमान एवं दाब दोनों में वृद्धि, तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि, तापमान एवं दाब दोनों का ह्रास। तो सही जवाब इसका बताना भाई कौन सा हो जाएगा? तापमान में ह्रास हो जाएगा। तापमान में ह्रास जो बी सी ऑप्शन के अंदर बताया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई? बुरादा और जल को कैसे अलग कर सकते हैं? छानना। आयोडीन और रेत को कैसे? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। लवण और जल को बाष्पीकरण के द्वारा। और दही से क्रीम बनाते हैं तो क्या होता है भाई? उसे अपकेंद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? दही से क्रीम अपकेंद्रण, लवण और जल बाष्पीकरण, आयोडीन और रेत ऊर्ध्वपातन, और बुरादा और जल छानना। ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना है भाई, पूछ लेगा आपसे भैया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत करती है। रक्त की जांच उसमें 10.0 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगी? तो क्या खाना चाहिए उसके लिए? अगर किसी के अंदर क्या है भैया, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है और उसको थकान निरंतर चक्कर आने की शिकायत ज्यादा रहती है, तो क्या उसे गिरी खिलाएं, धान खिलाएं, मक्खन खिलाएं? ना भैया, ये नहीं भैया। उसको पालक, गुड़ और भैया ये खिले हुए चने खिलाएं तो सबसे बेस्ट रहेगा पालक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है क्योंकि ये आयरन का स्रोत है भाई पालक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है?
विद्यार्थियों की बुद्धि संगत चिंतन की योग्यता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से क्या एक उपयुक्त सूचक नहीं है? विद्यार्थी विज्ञान में मिथकों को पृथक करने के लिए स्पष्ट तर्क प्रतिपादित करते हैं। बी, विद्यार्थी संदर्भित सूत्रों एवं नियमों की पुनरावृत्ति करते हैं। और सी, विद्यार्थी कारक एवं प्रभाव के बीच संबंध को स्थापित कर पाते हैं। और डी, विद्यार्थी वैध एवं अवैध प्रमाण के लिए बीच विभेदन कर पाते हैं। सही जवाब इसका बताना है। तो विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं? विद्यार्थी संदर्भित सूत्रों और नियमों की पुनरावृत्ति करते हैं। ये सूचक नहीं है, क्योंकि नियमों की कोई बात नहीं कर रहा, रट्टा पुनरावृत्ति बार बार की बात नहीं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, क्योंकि यहां नहीं की बात पूछ रहा है ना। आइए अगला क्वेश्चन। कक्षा 6 की शिक्षिका आज संपर्कीय बलों का अध्यापन करते हुए सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या, फिर स्थिर वैद्युत आवेश, फिर स्थिर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव को समझाती है। इस घटना में निम्नलिखित में से किन पाठ्यचर्या वैधताओं का उल्लंघन हुआ? ऐतिहासिक, संज्ञानात्मक, नैतिक या पर्यावरणीय? तो कौन सी की बात कर रहा है भैया? तो कौन सी घटना की बात कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, संज्ञानात्मक। आइए भाई अगला क्वेश्चन। अपनी कक्षा में एक विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से एक वांछित प्रथा क्या है? वांछित की बात पूछ रहा है भैया। बी, ए ऑप्शन। वैज्ञानिक व्याख्या प्रतिपादित करने के लिए मातृभाषा को प्रयोग शक्ति से मना किया गया हो। भाई मातृभाषा को मना कर सकते हैं भैया आपको? भैया किसी बच्चा अगर मातृभाषा बोले तो क्या उसको मना कर सकते हैं? नहीं भैया। भी, विज्ञान के शिक्षकों को ज्ञान का अंतिम अधिकारी समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। और सी, एक घटना की भ्रांतिपूर्ण समझ की मुक्त रूप से व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। और डी, एक दूसरे से बात करने के लिए विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना। तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा भैया? किसी भी घटना की भ्रांतिपूर्ण समझ की मुक्त रूप से व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिक्षिका किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के संप्रत्य को समझने के लिए अधिक जाने पहचाने उदाहरण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जल प्रवाह से तुलना करती है। जैसे जल ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न विभव की ओर बहते हैं, और यह प्रभाव उस समय तक होता है जब तक कि विभवांतर विद्यमान रहता है। शिक्षिका कौन सी शिक्षा शास्त्रीय युक्ति अपना रही है? तुल्य रूपता, तर्क वितर्क, विवेचन प्रयोग, आभासी प्रयोग? तो अब बता भाई, तो ये क्या कर रही है? तुल्य रूपता, एनालॉजी कर रही है भैया। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, तुल्य रूपता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक रुचि के विभिन्न स्थानों की सैर के आयोजन का निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? सैर ये पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को वास्तविक संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। बी, ये समय व्यतीत करने का एक आनंददायी मार्ग है। और सी, ये समूह आकलन के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। और डी, बड़ी कक्षाओं के संचालन के लिए एक प्रभावी युक्ति करते हैं। ये आपको बताना है भाई। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से जोड़ने की बात करें तो ये सबसे सटीक भाई क्या है? उत्तर है, यानी कि जो बच्चों का पाठ्य पुस्तक का जो ज्ञान है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षकों द्वारा अनुसरित निम्नलिखित में से क्या एक वांछनीय शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है? वांछनीय प्रथा नहीं है, कौन सी नहीं है? ए, विद्यार्थियों को विश्वास दिलाएं कि विज्ञान विषय सबके लिए नहीं है। भाई अगर बच्चों को ये दिलाया जाए कि भाई ये विज्ञान जो विषय है वो सबके लिए नहीं है, ये विश्वास दिलाएं, यही तो हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है ना ए ऑप्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को बताया जाए कि विज्ञान सबके लिए नहीं है, विज्ञान तो सभी के लिए, सब पढ़ सकते हैं ना, तो यही नहीं हो जाएगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। एक उत्तल दर्पण सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बी, एक अवतल दर्पण सर्वदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और सी, एक अवतल लेंस सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और डी, एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ एक आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। तो सही कथन बताना है इसका। तो एक जो उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ एक आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किस वस्तु की अंतर्गण वृद्धि के लिए उसके सहायक करेगी? और बच्चे के भाई मसूड़े में खून आने लगता है, कहते और रक्त बहने की शिकायत आ रही है, कमजोरी हो रही है,
क्या? धान, चावल, दूध, गुड़ या आंवला? तो क्या करें भाई उसके लिए भैया आंवला। विटामिन सी वाले फल खिलाए जाए, विटामिन सी, आंवला, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है आंवला। आइए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका एक भोजन परिरक्षक के रूप में उपयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भोजन परिरक्षक के रूप में उपयोग नहीं होता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटक बाइसल्फाइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन है भैया? हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष की जीव नहीं है? तो निम्न में से कौन सा है जो एक कोष की जीव नहीं है भैया? अमीबा, फफूंदी, पैरामीशियम, यूग्लिना। एक कोष की जीव कौन सा नहीं है भाई? तो अमीबा एक कोष की जीव है। कैसा? एक कोष की जीव है भाई। पैरामीशियम क्या है? ये भी एक कोष की जीव है, यूग्लिना भी एक कोष की जीव है, लेकिन फफूंदी कवक जो है भैया वो एक कोष की जीव नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, फफूंदी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खुली पुस्तक परीक्षा के लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का परामर्श देंगे? ए ऑप्शन महत्वपूर्ण नियमों एवं सिद्धांतों के कथन, बी ऑप्शन सार्थक परिघटनाओं की परिभाषा और सी ऑप्शन अपरिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग और डी ऑप्शन सार्थक संबंधों का व्युत्पन्न। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अपरिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को उनके अपने घरों का जल अंक्षेपण ऑडिट करने के लिए उन्हें विभिन्न क्रियाकलापों में प्रतिदिन जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कहा। उसके बाद उसने उन्हें परिणामों को सर्वाधिक उपयुक्त चित्रित रूप में चित्रण करने के लिए कहा। इस कार्य द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों का आकलन किया जा रहा है? अनुमान लगाना, संप्रेषण करना, परिकल्पना करना या प्रश्न पूछना? तो किसकी बात कर रहा है? तो यहाँ संप्रेषण की बात कर रहा है भैया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, संप्रेषण करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं विद्यार्थियों में मात्र पुनः स्मरण से संप्रत्यय समग्रता से परे की योग्यता को इंगित करती हैं? ओम का नियम व्यक्त कीजिए, धारा के मात्रा का पुनः स्मरण कीजिए, सी ऑप्शन वोल्टता में परिवर्तन करने से धारा में हुए परिवर्तन का अनुमान लगाइए और डी परिपथ के विभिन्न अवयवों के संकेत पहचानिए। किसकी बात कर रहा है भैया? तो ये कह रहा है किसकी? वोल्टता वोल्टेज में परिवर्तन करने से धारा में हुए परिवर्तन का अनुमान लगाइए, जो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायः वैज्ञानिक साक्षरता का एक घटक नहीं माना जाता? साक्षरता का घटक नहीं है। कौन नहीं है भाई? सामाजिक विज्ञान विषयों पर संसूचित विकल्प देना, बी वैज्ञानिक रुचि के विषयों पर मीडिया रिपोर्टों का बोध और सी कारक प्रभाव संबंधों को पहचानने की योग्यता और डी शिक्षा के उन्नत स्तर पर विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ने की योग्यता। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है शिक्षा के उन्नत स्तर पर विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ने की योग्यता देना। तो यही नेगेटिव है भाई, क्योंकि ये घटक नहीं है साक्षरता का। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों साइंस पेपर 2 के लिए सीटेट के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।